Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. I am back with your English class. So let's begin. As you can see on the screen, Dust of Snow. फर्स्ट फ्लाइट की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी फर्स्ट पोएम है ये पोइट्री सेक्शन है, इसमें हम करने वाले हैं. सो पोइट्री सेक्शंस में जितनी भी आपकी पोएम्स होंगी उनको हम कंप्लीट करेंगे. सो यहाँ पर देखिए, पोइट्री सेक्शन में हम अपने जो जितनी भी हमारी पोएम्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे. और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है ये आपकी, जो हमें एक पॉजिटिविटी का मैसेज देती है और हमें ये बताती है कि चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, हमें सिर्फ ये सोच करके नहीं बैठा रहना चाहिए कि हमारा मूड खराब है या फिर हमारा किसी वजह से दिन खराब जाने वाला है. जैसे कि हम अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं अबाउट द पोएट, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. Robert Frost. Robert Frost was a famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. ठीक है, उनका जन्म जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था. डेट थी मार्च 26, 1874. एंड बाय 1920s फ्रॉस्ट वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट इन अमेरिका. अमेरिका के सबसे जाने माने वो पोइट रहे 1920s के टाइम के. और उनकी जो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वॉज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923. न्यू हैम्पशायर में उनकी जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वो पब्लिश हुई. दिस कलेक्शन गेव हिम द पुलिट्जर प्राइज. और ये इतनी फेमस कलेक्शन थी उनकी कि जैसे अगर हम जो नेक्स्ट फायर एंड आइस जो आपकी पोएम है दैट इज ऑल्सो रिटन बाय डस्ट ऑफ स्नो, तो उन्हीं का ही एक कलेक्शन है ये जिसके लिए उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था. पुलिट्जर प्राइज इज एन अवार्ड विच इज गिवन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स. उसके लिए पुलिट्जर प्राइज जो है वो दिया जाता है. अब हम अपनी पोएम जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं. पोएम में देखिए, आपने देखा होगा कि जब हमारी पोएम स्टार्ट होती है तो उसमें जो पोइट है ही वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलक ट्री. हेमलक ट्री जो है दैट इज अ पॉइजनस प्लांट विच हैज वाइट फ्लावर्स. उसके वाइट फ्लावर्स होते हैं. पॉइजनस प्लांट होता है ये, धतूरे का पेड़, हिंदी में इसको हम बोलते हैं धतूरे का पेड़. एंड स्टैंड्स फॉर सोरो. सोरो के लिए, डिप्रेशन के लिए उसको स्टैंड किया जाता है. लेकिन यहाँ पर पोइट ने उसको पॉजिटिविटी के लिए यूज किया है. एंड उनका जो यहाँ पे मेन मोटो है वो ये बताने का है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो आपकी अशुभ नहीं होती है. हर चीज़ आपकी अच्छी होती है, बस आपका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो उस चीज़ को शुभ या अशुभ बनाता है. एंड व्हेन ही वाज सिटिंग अंडर द हेमलक ट्री देयर वाज अ क्रो ऑन द ट्री. एक जो क्रो है वो बैठा हुआ था. एंड ही जस्ट शुक डाउन सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द पोइट. और जैसे ही वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो क्या होते हैं? पार्टिकल ऑफ स्नोज आर द सम स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट सेटल डाउन ऑन द अर्थ ड्यूरिंग स्नोफॉल. जब भी स्नोफॉल, जहाँ पे भी स्नोफॉल होता है वहां पर आपने देखा होगा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसे हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं. तो जैसे ही वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरते हैं उनका मूड जो होता है एकदम से चेंज हो जाता है. एंड ही वॉज थिंकिंग दैट हिज होल डे वुड गो वेस्ट, कि उनका पूरा का पूरा जो दिन है वो बर्बाद हो जाएगा. बट आफ्टर फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो उन्होंने फील किया, ही फेल्ट दैट हिज होल डे वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट. वो खड़े होते हैं और वो अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं. तो यहाँ पर जो दो चीजें हैं, हेमलक ट्री और क्रो, जिनको हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि दीज टू थिंग्स आर नॉट ऑस्पिशियस, यहाँ पर पोइट ने इस पॉम के अंदर उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है, पॉजिटिविटी के लिए यूज किया है. ज्यादा बड़ी पोएम नहीं है हमारी, ये छोटी सी ही पोएम है लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज हमें दे के जाती है. अब हम इसके जो कंसेप्चुअल नोट्स ऑफ द पोएम है वो बिगिन करेंगे. मैं आपको इसके थ्रू आपको समझाऊंगी कि इस पोएम में किस तरह से क्या क्या चीजें जो होती हैं, कौन कौन से इंसिडेंट जो होते हैं वन बाय वन करके होते हैं. देखिए हमारी जो बिगनिंग है वो कहाँ से है? फ्लेक्स ऑफ स्नो, डे ऑफ विंटर, स्नो ऑल अराउंड. बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ विंटर, चारों तरफ स्नो ही स्नो था.
और जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे दैट वाज सेटल डाउन ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से हमारी जो पोएम है वो स्टार्ट होती है। सो हमलक ट्री वॉज कवर्ड विथ, क्योंकि हमलक ट्री का यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है हमारे सामने। सो हमलक ट्री was covered with fine dust of snow, and poet was standing under the tree। पोइट जो है वो उसके नीचे खड़े हुए थे। ठीक है। सो अब देखिए, जब हमारी पोएम यहाँ से बिगिन होती है तो द पोइट वॉज इन वेरी सैड मूड। पोइट का जो मूड है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है। व्हेन ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री देयर वॉज सडन अराइवल ऑफ अ क्रो। एक क्रो का जो आना है वो होता है, एंड फॉलिंग ऑफ स्नो डस्ट ऑन द पोइट। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट होता है। ये कैसे होता है? क्रो पर्च्ड होता है बैठ जाना, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, एंड सडन मूवमेंट, वो जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट करता है वो क्रो, सडन मूवमेंट made the dust of snow fell down on the white। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही वो थोड़ी सी मूवमेंट करता है क्रो, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ स्नो वर सेटल डाउन ऑन द ट्री, तो जैसे ही वो मूवमेंट करता है तो वो जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो है फेल डाउन ऑन द पोइट, उसके ऊपर गिर जाते हैं। इससे पहले की जो बिगनिंग की जो सिचुएशन है वो पोइट की क्या है? ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड। उसका जो मूड है वो ज्यादा अच्छा नहीं था। अब पोइट ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है ये देख लेते हैं हम। इट वॉज जस्ट अ सिंपल नेचुरल हैपनिंग। एक सिंपल नेचुरल हैपनिंग थी ये। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अजीबो गरीब हुआ हो। ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी भी पेड़ पे अगर कोई भी बर्ड बैठा है और मूवमेंट करता है और वहां पे अगर ऐसा कुछ है कि डस्ट ऑफ स्नो आर देयर, तो कहीं ना कहीं वो गिरेंगे ही गिरेंगे। कि आप जैसे पेड़ को हिलाया तो उस पे फ्रूट्स हैं या कुछ भी अगर रखा हुआ है या गिरा हुआ है तो वो सिंपल नेचुरल हैपनिंग है कि वो चीजें आपके नीचे ही आएंगी। तो ऐसे ही पोइट ने बोला है दैट इट वॉज जस्ट अ सिंपल नेचुरल हैपनिंग। लेकिन पोइट ने इस चीज को बिल्कुल डिफरेंट वे में लिया है। So arrival of crow and falling of snow dust was an ordinary incident, nothing great in that, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो जो दो चीजें यहाँ पे मेन है वो कौन सी है? क्रो स्टैंड्स फॉर इल ओमेन, जिसको हम अशुभ मानते हैं, ऑस्पिशियस नहीं होती है चीजें। एंड द हेमलक ट्री is associated with poison, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इसके जो वाइट फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। यानी ये जो पेड़ होता है, मीन्स टू से दैट ये पेड़ जो होता है पॉइजनस होता है, पॉइजनस प्लांट है, जिसको कि धतूरा बोलते हैं इंग्लिश में, और ये एक जहर का काम करता है।
और ऐसे ही क्रो जो होता है वो इल ओमेन यानी जो चीजें ऑस्पिशियस नहीं होती है उससे बिलोंग करता है। तो पोइट ने दोनों ही चीजें बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंटली है। लेकिन जो ये सिंपल नेचुरल हैपनिंग है यहाँ पे कि उस कोए का आना, मूवमेंट करना और पार्टिकल्स ऑफ स्नो का पोइट के ऊपर गिरना, ये पोइट के लिए कोई नेचुरल तो था ही लेकिन एक सिंपल चीज नहीं थी। बिकॉज जैसे ही पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरे उसका एक डीप इम्पैक्ट जो है उनके माइंड पे और साथ ही साथ उनके मूड के ऊपर भी पड़ा। तो वो किस तरह से था वो हम देखते हैं यहाँ पे। लीव अ deep impact on the mind and mood of the poet। ठीक है, उनका जो माइंड है उसके ऊपर बहुत एक डीप इम्पैक्ट पड़ा है इसका और साथ ही साथ उनका जो मूड है वो भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि उनका जो मूड है वो किस तरह से चेंज हुआ है। यस, चेंज इन द मूड। अभी जब क्रो आता है उससे पहले उनका जो मूड था वो अलग था। अब जैसे ही पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरे उनका मूड जो है वो चेंज हो गया है। तो उससे पहले वाले स्टेंजा में ही वॉज वेरी सैड, बट जो सेकंड वाले स्टेंजा में है उनका मूड जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। बिकॉज देयर आर ओनली 2 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स। यस, द डे हैज बीन a very dull and disappointing। उनके लिए ये आज का दिन था वो बहुत ही ज्यादा डल और डिसअपॉइंटिंग होने वाला था बिगनिंग वाले स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग। और क्या सोच रहे थे वो, नॉट गॉन वेल फॉर हिम, कि आज का दिन जो है वो उनके लिए अच्छा नहीं है। बट फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो वेलकम साइंस फॉर द पोइट, कि हमें कोई भी चीज मोटिवेट कर सकती है, कुछ भी हमें इंस्पायर कर सकता है। यहाँ पे इंस्पायर करने वाले क्या है, 2 चीजें हैं, एक तो वहां पे हेमलेट ट्री है और दूसरा वो क्रो है जिसकी वजह से उनका मूड चेंज होता है। सो आगे देख लेते हैं। मूड चेंजेस and his spirits are uplifted। मूड चेंज हो गया उनका और उनकी जो स्पिरिट है जो अब तक सैड थी अभी उसने कुछ करने के लिए सोच लिया है, अब उनको अच्छा लग रहा है। एंड पोइट रियलाइजेस whole day has not gone waste। रियलाइज कर लेते हैं कि चलो मेरा पूरा दिन तो बर्बाद नहीं हुआ, इस क्रो की वजह से मेरा जो दिन है वो बर्बाद होने से बच गया। एंड फॉलिंग ऑफ dust of snow happy moments। उनका जो मूड था वो बिल्कुल चेंज हो गया एंड द पोइट वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ही ऑल्सो रियलाइजेस at least some part of the day has been spent happily। अगर वो पूरा टाइम ऐसे ही बैठते रहे, ऐसे ही सोचते रहे तो पूरा ही दिन उनका वेस्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता। लेकिन
कम से कम जैसे ही वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरे, उनका पूरा दिन जो है वो बर्बाद होने से बच गया, बाकी का जो दिन है वो अच्छा जाएगा उनका। एंड सेटिस्फैक्शन रिप्लेसेस रिग्रेट। सेटिस्फैक्शन रिप्लेसेस रिग्रेट है। और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने आप को, इस चीज के लिए भी अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम ये सोच लेते हैं कि हमारे लिए अच्छी नहीं है या बुरी नहीं है, और उसके बाद हम क्या करना शुरू कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने दिन को सेट करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमारा दिन अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा वो हमारे मूड पे डिपेंड करता है, हमने किस तरह से उस चीज को पॉजिटिवली लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप आपको ये पोएम का जो नोट्स है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पर इसका जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यस, डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम। Dust of snow is a small poem written by the famous American poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो पहले हमने इसके बारे में बता दिया। देन द पोएम इज, पोम भी बोल सकते हैं, पोएम भी बोल सकते हैं। द पोम इज सेट ऑन अ विंट्री डे, ऑन अ विंट्री डे। विंट्री डे पे इसको सेट किया है क्योंकि स्नोफॉल है, तो ऑब्वियस है ये चीज, स्नोफॉल आपका कब होता है, विंटर्स में ही होता है। द पोइट डिस्क्राइब्स a simple natural happening। एक सिंपल सी इंसिडेंट वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और वो क्या है, द स्नो वॉज ऑल अराउंड द पोइट इज स्टैंडिंग, द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर a hemlock tree, a poisonous plant with white flowers। ठीक है, so the poet is standing under a hemlock tree। The movement of a crow, the movement of a crow make the dust of snowfall on the poet, the crow a symbol of ill omen, and the hemlock tree also not a auspicious thing, but in the second
second stanza, falling of snowy flakes leave a deep impression, leave a deep impact or impression, impact on the mental state, on the mental state and mood of the poet, mood of the poet. ठीक है. सो जैसे ही सेकंड स्टेंजा में हमने देखा कि जैसे ही पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरते हैं, उन स्नोई फ्लेक्स की वजह से उनके माइंड के ऊपर, उनके मेंटल स्टेट के ऊपर, उनके मूड के ऊपर एक डीप इम्पैक्ट जो है वो गिरता है. एंड so far the day has been quite gloomy and a wastage, gloomy and a wastage for him. जो दिन उसके लिए पूरा बर्बाद जाने वाला था, खराब जाने वाला था. ग्लूमी मीन्स होता है सैड जाने वाला था. It brings a change in his mood. उनका जो मूड है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है. And he feels, जो पोइट है वो फील करते हैं इस बात को. This incident has saved the day. कि इस सिंपल नेचुरल हैपनिंग ने, इंसिडेंट ने मेरा पूरा दिन जो है वो बर्बाद होने से बचा लिया. Now he has no regret. Now he has no regret as the whole of the day has not gone waste. मतलब वो रिग्रेट कर रहे थे इस चीज के लिए कि क्या एक छोटी सी बात को लेकर के उन्होंने ये सोच लिया कि उनका दिन बर्बाद होने वाला है. लेकिन अब उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि अब उनका जो पूरा दिन है वो बर्बाद होने से बच जाएगा. ये पोयम हमें ये भी मैसेज देती है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी आपके लिए एक छोटी से छोटी इंसिडेंट भी एक मोटिवेशन का काम कर सकती है. वो आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जा सकती है, जिससे आप हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते हैं. और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती हैं हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को फिल करने का काम करती है. तो आई होप आपको ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसमें हमने अपने जो पोएम है उसके नोट्स से शेयर किया और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम शेयर किया. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस.